हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज में डिस्कस करेंगे हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी होंगे। तो करते हैं शुरुआत। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फोर्थ एस्टेट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अ 12th प्लेयर इन द क्रिकेट टीम, बी अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एडिशन टू रोड, रेल एंड एयर, C a large agricultural cooperative organization, and D press. So kindly mark your answers please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेस। तो फोर्थ एस्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ एस्टेट होगा इन रिगार्ड्स टू डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फोर्थ एस्टेट में या डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास 3 पिलर्स हैं, यानी कि 3 जो हमारे ऑर्गन्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसके अलावा भी एक चौथा एस्टेट, एक चौथा पिलर जो हम कंसिडर करते हैं वो है हमारी फ्री प्रेस, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें टाइमली मिलती है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, या सारी की सारी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि जो हमें एक्चुअली में द राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो हम फोर्थ एवेन्यू या फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में ये एग्जिस्ट करनी जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी सस्टेन कर सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनटचेबिलिटी विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस व्हेन A. The act of the accused with regard to the enjoyment of benefit under a charitable trust created for the benefit of any session of the general public. B. The act of accused is with regard to the use of finery. C. As accused is not being competent to commit an offence. And D. The accused and complainant victim belong to the same social group. So kindly mark your answers please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब एक्यूज और कंप्लेनेंट विक्टिम दे बिलोंग टू द सेम सोशल ग्रुप। तो जब अनटचेबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अनटचेबिलिटी का हमें पता है कि बहुत एंशिएंट टाइम से इंडिया में प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम की वजह से अनटचेबिलिटी आई थी, तो इसी वजह से अनटचेबिलिटी की जब हम डेफिनेशन को देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट वर्णों का, यानी कि एक सोशल ग्रुप जो कि हायर इन हायरार्की है, वो अगर किसी और के साथ एक लोअर, जो आप कह सकते हैं फोर्थ हमारे पास शूद्रास थे, वहां वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अनटचेबिलिटी तो वो उसे कंसिडर करेंगे। मेरा सेम ग्रुप में अगर आप सेम ही तरीके से अनटचेबल होकर सेम सोशल ग्रुप में अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। First, Shimla Agreement. Second, Indo-Soviet Treaty. Third, Farakka Accord. And fourth, Tashkent Agreement. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले हुई थी हमारे पास ताशकंद एग्रीमेंट। तो इंडिया और आप कहेंगे कि पाकिस्तान के बीच में हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट। ये कहाँ हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद, यानी कि यूएसएसआर में उस टाइम पे, यानी कि रशिया में हुआ था। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंडो सोवियत ट्रीटी। तो नाम से पता लग रहा है कि यूएसएसआर, यानी कि जो उस टाइम पे फॉर्मली यूएसएसआर बोलते थे, अब रशिया बोलते हैं, उनके साथ हुआ था। ये कब हुआ था? 1971 में। थर्ड हमारे पास आता है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1972 में। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास फरक्का अकॉर्ड आता है जो टेम्पररी 1975 में जो है एग्जीक्यूट किया गया, बट फाइनली अगर हम बात करें तो 1996 में इसे लागू कर दिया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज, यानी कि मेडिसिन sans frontières is a division of WHO. Second, a non-governmental international organization. C, an inter-organization agency sponsored by the European Union. And D, a specialized agency of the United Nations. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, फ्रांस में बनी थी ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे जो फ्रेंच डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा था, अराउंड 30,000 फ्रेंच डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि वी विल प्रैक्टिस, या आप कह सकते हैं हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि मोर देन 70 कंट्रीज में इन्होंने जाकर क्या किया था, ट्रीट किया था पेशेंट्स को। तो ये किसके अंडर हुआ था? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप हुई थी उसके तहत जो फ्रेंच डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला था कि हम बॉर्डर्स के
सीमाओं से पार जाकर वी विल प्रैक्टिस, एंड साथ ही साथ हम लोगों को जो कि इल हैं उन्हें हम ट्रीट करेंगे। एंड साथ ही साथ 1999 में इन्हें नोबेल प्राइज भी इसी काम के लिए मिला था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following. First point is, United Nations Conventions Against Corruption has a protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air. Second, the UNCAC यानी कि United Nations Conventions Against Corruption जो है is the first ever legally binding global anti-corruption instrument. Third, a highlight of the United Nations Conventions Against Transnational Organization Crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning the assets to their rightful owners from whom they have been taken illicitly. Fourth, the United Nations Offense on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC. So, select the correct statement इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत कैसे है वो हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट करप्शन जो है हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड। तो एक्चुअली में अगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो स्मगलिंग का पार्ट जो है वो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठता है, क्योंकि अगर हम स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलिसिट स्मगलिंग बाय मीन्स ऑफ लैंड या एयर या किसी चीज़ के लिए भी। वेराज अगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी कि जो बॉडीज है इनके रोल्स को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो बेसिकली जो हमारे पास UNCAC है वो रिस्पॉन्सिबल है कि राइटफुल ओनर्स जो है उनको जो भी सामान उनसे ले लिया गया है, चोरी कर लिया गया है इलिसिटली, उन्हें वापस दे दिया जाए। वेराज UNTOC की अगर हम बात करें तो वो स्मगलिंग के केस में डील करेगी। सो हमारे पास जो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि UNCAC, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, कि करप्शन के अगेंस्ट जो है यूनाइटेड नेशंस ने इसे इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था कि इन दोनों के एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए, यानी कि UNCAC की और UNTOC की एक्टिविटीज को कोलैबोरेटिवली मेजर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड फोर्थ है वो दोनों करेक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन इज, which of the following is or are constitutional body or bodies? First, National Human Rights Commission. Second, National Commission for Scheduled Tribes. Third, National Investigation Agency. And fourth, National Disaster Management Authority. So kindly mark your answers, please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली 2। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं तो ऐसी बॉडीज़ की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली पावर डिराइव कर रही है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्ट मेंशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया था ताकि ये ओवरसी कर सके कोई भी लॉ इन रिगार्ड्स टू अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स पास किया गया है। तो बेसिकली इसने अमेंडमेंट लेकर आई थी इन आर्टिकल 338, जिसकी वर्च्यू से आर्टिकल 338A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड ऑन कर दिया गया था बाय द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट ईयर के अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट्स को विद लिस्ट 2, यानी कि जब ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। ए में है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, बी में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट, सी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, एंड डी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, एंड यू हैव टू मार्क द रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, एंड चाइल्ड लेबर की अगर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं तो वो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट इनैक्ट हुआ था 1995 में, एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो है वो 1992 में वी हैव सीन के इनेबल हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following. First, the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit.
Second, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. Third, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. So, which of the following statements are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 and 3 ओनली। कि जो प्रेसिडेंट है, वी हैव सीन कि आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी टाइम पे समन कर सकते हैं द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ, और देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कि एक सेशन जितने टाइम के लिए चलेगा। वैसे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये जरूर कह रहा है कि हमारे पास 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट दो सेशंस। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आधी सही है आधी गलत है, जिस वजह से जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the directive principles of state policies. First, these principles spell out the socio-economic democracy in the country. Second, the provisions contained in the principles are not enforceable by any court. So relatively simple question है ये। A, 1 only, B, second only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पहली चीज़ कि हमें पता है कि प्रोविजंस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, क्योंकि पार्ट 3 ही सिर्फ इन्फोर्सेबल है जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 का पार्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड साथ ही साथ ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है या सेट ऑफ गाइडलाइंस है हमारी कंट्री के लिए या हमारी गवर्नमेंट के लिए कि हमारी सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री को मेंटेन करके चल सके, क्योंकि सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसपे फर्दर लॉज बनाने इन द नियर टाइम या इन द नियर फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड किस लिए होंगे? ताकि जो सोसाइटी है वो भी ग्रो कर सके, इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर सके, एंड ऑल इन ऑल जो डेमोक्रेसी है वो भी सस्टेन करके रह सके। सो एज अ रिजल्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements about the federal system in India are correct? First, the Constitution introduces a federal system as the basic structure of the government. Second, there is a strong admixture of unitary bias. Third, both the union and the state legislatures are sovereign. Fourth, the legislative, financial and judicial powers have been divided between union and its units. So select the correct code: A 1 only, B 1 and 2 only, C 1, 2 and 3 only, and D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया है फेडरल सिस्टम को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल करेक्ट चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स को भी अगर हम देखें तो हम फेडरल सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ फेडरल सिस्टम को हम किसी भी लेवल पर देख सके हैं, क्योंकि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसे हम वायलेट नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी हमें सेट लिस्ट प्रोवाइड की थी आफ्टर द केस स्वानंदा भारती केस के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें एक जो है पार्ट जो है फेडरल सिस्टम भी था। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है फेडरल सिस्टम को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, ये बिल्कुल चीज़ सही है क्योंकि हम पढ़ते हैं फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस, क्योंकि हमारे पास फेडरल सेटअप तो है ही है कि डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, बट उसके अलावा अगर हम ये चीज़ देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे यूनिटरी बायस भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फेडरल सेटअप एज वेल एज अ यूनिटरी बायस एज वेल। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सॉवरन, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि जो यूनियन है उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है, यानी कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, डिफेंस की जब हम बात करते हैं, तो कुछ एमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी पावर्स जैसी है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास वेस्टेड है, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट सॉवरन। वेराज जो यूनियन लेवल पे अगर हम देखते हैं लेजिस्लेचर को, दैट इज सॉवरन, बट स्टेट लेवल वाला जो हमारा लेजिस्लेचर है इट इज नॉट sovereign. So the legislative, financial and judicial powers have been divided between union and its unit. So ये भी बिल्कुल गलत है कि legislative powers तो है ही है, but judicial power की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जुडिशरी जो है बिल्कुल यूनिटरी जुडिशरी चल रही है हमारे पास, कि एक सेट हायरार्की है वो ऑल ओवर द कंट्री बिल्कुल सेम चलेगी। हमारे पास यूनिटरी या आप कह सकते हो यूनिफाइड लॉ सिस्टम है, तो जो जुडिशरी है उसकी पावर ज़रूर डिवाइडेड है, बट अगर हम बात करें कि यूनियन एंड इट्स यूनिट्स की, तो उसके अंडर जो है हमारा जुडिशरी एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह चलता है। यहाँ पे हम फेडरल सिस्टम सेटअप को इंक्लूड नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी हमारी गलत हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक पॉलिटी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।